गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द हिंदू एफएक्यू सेक्शन से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस करेंगे। पहला जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है, इज़ द लॉकडाउन हेल्पिंग इंडिया। मतलब ये जो लॉकडाउन चल रही है वो कितना कारगर है। और इसमें कुछ सवालों का जवाब ढूंढा गया है। वो है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कैरी ऑन टेस्टिंग, टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, एंड व्हाई इज़ नेसेसरी टू परस्यू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन करना और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्यों ज़रूरी है, और व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। भारत में अभी स्वास्थ्य जो सेवा है वो कितनी कारगर है, वो या उनकी अवस्था क्या है, उस पर कुछ चर्चा है। और दूसरा जो आर्टिकल एनालिसिस करेंगे वो है, विल कॉन्वालिसेंट प्लाज्मा हेल्प कोविड 19। मतलब जो कॉन्वालिसेंट प्लाज्मा थेरापी जो है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से जो ब्लड से एंटीबॉडी लेके एक मरीज़ को दे दिया जाता है, जिससे कि वो उसके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो, तो वो थेरापी कितना इफेक्टिव है। तो ये दोनों आर्टिकल हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। देखिए देखिए दोस्तों, एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है कि जो लॉकडाउन का जो इफ़ेक्ट है, ये वायरस या महामारी को स्लो डाउन करने की, वो मतलब करीब 3 हफ्ता लग जाएगा। क्योंकि ये जो वायरस की जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जो बॉडी में रहने का जो पीरियड है, जब तक वो बॉडी में रहती है और उसके बाद जो सिम्टम्स दिखाती है, वो 2 हफ्ता है, मतलब 14 डेज़ है। और इसके अलावा जो बॉर्डर सील होने, एयरपोर्ट्स सील होने से पहले जो लोग आए थे, उनकी जो लक्षण है, वो और 1 हफ़्ता लगेगा वो शो करने में। तो लगभग 3 हफ़्ते की टाइम पीरियड लिए हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये लॉकडाउन की वजह से क्या वायरस या महामारी कमी है कि नहीं, या इसकी इफ़ेक्ट वायरस महामारी को स्लो डाउन करने में कितना कारगर रहा। अभी दोस्तों देखिए, ये सवाल हो सकता है कि जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये 21 दिन का या इतना दीर्घकालीन का लॉकडाउन क्यों रखा गया है? मतलब इतना लॉन्ग टर्म के लिए ये लॉकडाउन पीरियड क्यों है? देखिए, जो सार्स कोव 2 का जो वायरस है, जो कि कोरोना वायरस बीमारी करती है, उसका जो प्रॉपर्टी है, वो जो दूसरे वायरस है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस या दूसरे वायरस, जैसे दूसरा कोरोना वायरस जैसे मार्स या सार्स था, उससे अलग है। और ये मतलब हाईली ट्रांसमिटेबल है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैलने का इसका रेट बहुत ही ज़्यादा है, और इम्यून सिस्टम को बहुत दिन तक ये इफ़ेक्ट कर सकती है, और बहुत जल्द ये स्प्रेड होती है। और इसकी बिना लक्षण दिखाए, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत जल्द ये मतलब स्प्रेड हो सकती है। तो ये जो और ये जो वायरस जो अफेक्ट करती है एक व्यक्ति को, तो जो उसके श्वास प्रणाली में एकदम गहरी, आपका मतलब लंग्स में एकदम गहरी तौर पे ये इफ़ेक्ट करती है। एकदम लंग्स के अंदर ये वायरस चलने की या जाने की कैपेसिटी रखती है। और जो 21 दिन का जो पीरियड है, ये था मिनिमम साइकिल, मिनिमम एक पीरियड है, मतलब जिससे कि ये वायरस की जो ट्रांसमिशन साइकिल है, इसको ब्रेक किया जा सके। मतलब ये वायरस की जो फैलाव है, इसको अगर ब्रेक करना है तो 21 डेज़, मतलब 3 हफ्ते का मिनिमम एक साइकिल होता है। अगर वो साइकिल में, अगर साइकिल को हम ब्रेक कर सकें, तो ये वायरस की जो फैलाव है वो रुका जा सकता है। तो ये कहना है एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो जो लोग मतलब वायरस या महामारी से हेतु संबंधित स्टडी करते हैं। तो इसीलिए इतना दीर्घकालीन हमारा ये लॉकडाउन पीरियड रखा गया है। अभी दोस्तों ये बात हो सकता है कि जो नंबर्स, जो कि मतलब आंकड़ा क्या कहता है, मतलब ये लॉकडाउन इफेक्टिव है कि नहीं। देखिए दोस्तों, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो कि मेडिकल संबंधित जो रिसर्च करती है, भारत की जो प्रधान रिसर्च सेंटर है, उसने मतलब जो कोरोना वायरस की जो रिसर्च है या टेस्टिंग है, जब लॉकडाउन के पीरियड में, मतलब टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। तो जो लॉकडाउन के बाद ये कंफर्म केसेस जो है, वो 25 गुना बढ़ गए हैं, और लगभग 14,000 केसेस डिटेक्ट हुए हैं टेस्टिंग के बदौलत इस लॉकडाउन के पीरियड में। और डेथ जो है, मतलब डिटेक्शन 25 टाइम्स बढ़ गया है, और जो डेथ है वो भी 40 टाइम्स बढ़ गया है। जो अभी देखिए, जो आंकड़ा बताती है, जो वीकली राइज, साप्ताहिक जो इंक्रीज़ हुआ है ये मरीज़ का इंक्रीज़ में, वो है आपका पहले हफ्ते में 3.7 गुना बढ़ा, दूसरे हफ्ते में 2.5, और तीसरे हफ्ते में 2.0। मतलब पहले हफ्ते में करीब 3.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा, दूसरे हफ्ते में 2.5 गुना, और इस तीसरे हफ्ते में 2 गुना बढ़ गया। और ये आंकड़ा है
टिल अप्रैल 16 तक का ये आंकड़ा है। और टेस्टिंग भी साइमल्टेनियसली इसी पीरियड में बढ़ गई है। जैसे कि पहले हफ्ते में था 2.4 गुना टेस्टिंग बढ़ी थी, दूसरे हफ्ते में 2.1 और तीसरे हफ्ते में 1.1 टाइम्स मतलब टेस्टिंग भी बढ़ी है। तो ये दिखा जा रहा है कि जब जब जितना टेस्टिंग बढ़ रही है उतना रोगी का डिटेक्शन भी बढ़ रहा है। तो अभी सवाल है कि क्या टेस्ट और भी ज़्यादा मतलब तेज़ दौर पे करना चाहिए कि नहीं? भारत को क्या और तेज़ गति से टेस्टिंग करना चाहिए या इससे या इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं? अभी ये सवाल का हम देखते हैं ये कितना इफ़ेक्टिव है। देखिए दोस्तों, जो टेस्टिंग बढ़ा रही है सरकार या आईसीएमआर, वो कितना कारगर है वो अभी भी उसका कोई सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि भारत में अभी भी मतलब बहुत सारे लोग हैं मतलब जो कि जिनके जो कोई सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग मतलब कैटेगरी के लोग हैं और जो जिनके पास कोई सिम्टम नहीं है और जो टेस्टिंग हुई है वो कुछ ही लोगों में हुई है, सभी लोगों पे टेस्टिंग नहीं हुई है। तो अभी टेस्टिंग तभी कारगर होगा जब ये मतलब जो लोग सिम सभी का टेस्टिंग होती है या जो लोग कुछ सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं उनको भी टेस्टिंग किया जाए और उनको भी आइसोलेट किया जाए। तो अ, और ये जो जो लोग सिम्टम्स नहीं दिखाते उनकी जो टेस्टिंग के लिए जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और जो पूल टेस्टिंग जो सभी लोगों को एक साथ टेस्ट करने का जो लोग मतलब बीमार नहीं है उनको भी एक साथ टेस्टिंग करने का, उनके एंटीबॉडी टेस्ट करने का जो सिस्टम है वो इस हफ्ता ही भारत सरकार ने लागू किया है। और ये जो बीमारी है वो उतना कारगर नहीं होगा, क्योंकि जितना भी टेस्टिंग कर ले बहुत सारे ऐसे जो लोग सिम्टम्स नहीं दिखा सबका तो टेस्टिंग संभव नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का जो सिम्टम नहीं है उनकी टेस्टिंग नहीं होगी और वो उनसे बीमारी दूसरे लोगों में फैलेगी। तो टेस्टिंग उतना कारगर नहीं होगी, क्योंकि टेस्टिंग सभी लोगों की जो टेस्टिंग करना ये एक बहुत बड़ा एक खर्चे की बात है और संभव भी नहीं है, ये कहना है इस आर्टिकल का। अभी दोस्तों ये सवाल हो सकता है कि ये जो लॉकडाउन है उसको लोग कितना फॉलो किए हैं? इज़ द लॉकडाउन बीइंग फॉलोड? अभी देखिए इंडिया की जो भारत की जो ये जो लॉकडाउन थी वो दुनिया में सबसे वन ऑफ द मतलब हार्शेस्ट बोल सबसे कड़े मतलब लॉकडाउन थी। और फिर भी जो कई सारे उदाहरण हैं जब लोग बहुत सारे इलाकों में बहुत सारी जगह में लोग मतलब पीपल की जो गैदरिंग थी वो दिखा गया है। मतलब जैसे कि हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे या जो कुछ धार्मिक स्थलों में या जो लोगों की गैदरिंग फिर भी हुई है। और जो रिलीफ कैंप जो सरकार ने बनाई है उसमें भी देखा गया है जो माइग्रेंट लेबर के लिए वहाँ पे भी बहुत सारे गैदरिंग हुई है। तो और जो भारत की जो पॉपुलेशन की जो घनत्व है वो भी मतलब ये जो लॉकडाउन या जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म रखा जाना चाहिए लॉकडाउन में उसको मतलब लागू करने में काफ़ी दिक्कतें या अड़चने ला रही है। तो यही तो कुछ फैक्टर्स है जो कि जो डिजीज़ क्लस्टर जो कि मतलब मुंबई में इतनी बड़ी है। क्लस्टर मतलब दोस्तों जो ग्रुप ऑफ जो बीमारी जो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में या एक जनसंख्या में जो ज़्यादा फैलती है उसको मतलब क्लस्टर कहा जाता है। तो ये क्लस्टर देखा गया है मुंबई में कई जगह में। यही कारण है कि जो देश की जो घनत्व है या पॉपुलेशन डेंसिटी है और जो सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं मान रहे हैं, तो उसी की वजह से ये महामारी ये लॉकडाउन उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। यही कहना है इस आर्टिकल का। और ये लॉकडाउन की कुछ खामियां के अलावा जो टेस्टिंग है भारत का वो उतना कारगर नहीं है, क्योंकि जो टेस्टिंग किट्स है वो भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे कंट्री से। तो वो जो टेस्टिंग मास टेस्टिंग में भी कुछ अड़चनें आती हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास उतना मास टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है दूसरे देशों से। और सरकार को अभी ये जो लॉकडाउन से जो एक्सटेंड की है अप टू मई 3, तो उसको उस इससे क्या वो हासिल करना चाहता है वो उसको निर्दिष्ट करना होगा। देखिए कि अगर ये क्या वो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है जो अभी 170 है देश में, उसको क्या कमाना चाहता है ये सरकार, और या जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस है उसको कुछ हद तक घटाना चाहता है। और या जो डबलिंग टाइम है जो डबलिंग टाइम मतलब जो बीमारी जो डबल हो जाती है उसकी जो पीरियड है वो क्या उसको कम घटाना चाहती है। तो ये कुछ टारगेट है सरकार को सेट करना होगा और उस टारगेट पे ही चलना होगा। अभी देखिए जो डबलिंग टाइम है था लॉकडाउन से पहले वो था 4 दिन, तो मतलब 4 दिन में ये बीमारी
2 से 4 हो जाती थी या 4 से 8 हो जाती थी, मतलब वो डबल हो जाती थी। लेकिन जो लॉकडाउन के बाद ये 4 मतलब ये 7 डेज़ हो गई है। तो मतलब कुछ इफ़ेक्ट हुई है लॉकडाउन से। तो जितना ये डबलिंग टाइम होगा या बीमारी का जो फैलाव का जो टाइम बढ़ेगा, तो उतना ही टाइम मिलेगा हमारे अस्पतालों को, मतलब रोगियों को ट्रीटमेंट के लिए। और जो जो क्लिनिक्स है या जो स्वास्थ्य सुविधा है, वो और भी बेहतर, मतलब रोगी को मुहैया कराने में सरकारी या अस्पताल कारगर होगा। अगर ये जो डबलिंग टाइम या जो रोग का जो फैलाव का टाइम है, वो इंक्रीज होती है। तो अभी देखिए जो लोग मरे हैं, कितने लोग मरे हैं, वो जान लेते हैं। व्हाट एवर डेथ्स मरे हैं, तो वो क्यों मरे हैं या कितने मरे हैं, वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अप्रैल 8 के बाद जो डेथ केस है, नंबर ऑफ डेथ्स है, वो मतलब 25 डेथ्स पर डे देखा गया है, जो कि 1 to 2%, 1 या 2% है जो कोरोना वायरस डिटेक्टेड केस है। तो ये तो हालांकि जो विश्व की जो आंकड़ा है, उसका समान ही है, मतलब जो डेथ रेट है वो उतनी बड़ी नहीं है लॉकडाउन के बाद। और जो हालांकि जो अप्रैल 3 के बाद जो रिकवरी रेट देखा जाए, जो कन्फर्म कोरोना वायरस की केस है, वो मतलब 70% आपका जो 3 तारीख तक जो 70% थी, वो लॉकडाउन के बाद वो 80% हो गई थी अप टू अप्रैल 17। मतलब जो रिकवरी रेट है वो 10% बढ़ गई है। मतलब ये लॉकडाउन कुछ हद तक रिकवरी केस में हेल्प किए हैं। और तो जो 80% जो इन्फेक्टेड लोग हैं भारत में, वो देखा गया है 60 साल से नीचे हैं। तो ये लॉकडाउन की वजह से कुछ तो एक तो बेनिफिट हुआ है कि जो डिटेक्शन रेट है या जो डेथ रेट है, वो बढ़ी नहीं है या कुछ हद तक घटी है। तो ये कहना है ये आर्टिकल का। अभी देखिए जो साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने तो ये डिजीज़ को, मतलब या डिजीज़ की जो कर्व है, उसको स्लो डाउन किया है या इसके स्प्रेड को रोकी है। तो इससे क्या अंदेशा होती है? देखिए जो केरला की जो डेली काउंट है वो रिड्यूस हुई है, या जो साउथ के स्टेट्स है तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, ये यहाँ वहाँ पे जो डिजीज़ की स्प्रेड है वो मतलब घटी है। तो ये कहती है जो ये स्टेट्स बेहतर कारगर हुई है, मतलब ये डिजीज़ को रोकथाम के लिए या ये मैनेजमेंट के लिए। तो ये हुआ संभव हुआ जो स्ट्रिंग, मतलब कड़ी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की थी, और जो मतलब जो जिन लोगों की जो सिम्टम्स नहीं है, उनको मतलब उनको रोक दिया गया, आइसोलेट किया गया है, और ये बीमारी को इस तरह मतलब फैलने में वो स्टेट्स कारगर हुई है। और ये तभी संभव है हुई है जब मतलब ये स्टेट्स लोगों ये स्टेट साउदर्न जो स्टेट्स है तमिलनाडु, तेलंगाना या केरला, तो या आंध्र प्रदेश, उन्होंने मतलब जी ये रोग की या कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मतलब बहुत ही पहले से मतलब उन्होंने इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिया। तो ये उनकी मतलब इफ़ेक्टिव स्टेप्स का ही नतीजा है, या टाइमली स्टेप्स का ही नतीजा है कि उन्होंने वो अपने जो डिजीज़ की जो स्प्रेड है अपने स्टेट्स में, वो कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे। तो अभी देखिए, अभी एक रीजन अभी भी स्टेबलाइज़ है या ये बीमारी वहाँ पे नहीं फैल रही है, तभी होगा अगर वहाँ पे कोई बीमारी का लक्षण ना दिखा जाए 28 डेज़ तक। लेकिन अभी इंडिया में कोई स्टेट नहीं है कि इस आंकड़ा तक आए हैं। यहाँ पे सभी स्टेट में मतलब इन्फेक्शन तो बढ़ ही रहा है, और सभी मतलब देखा जा रहा है। तो अभी कोई भी स्टेट को सिम्पटम फ्री या ये वायरस फ्री नहीं कहा जा सकता। और अभी देखिए जो मुंबई और दिल्ली में जो डिजीज़ की जो क्लस्टर है वो स्प्रेड हुई है, यद्यपि वहाँ पे हाई रेट ऑफ मतलब बहुत ही टेस्टिंग हुई थी। तब इससे पता चलता है कि जितना भी टेस्टिंग या इफेक्टिव प्रिवेंशन हो, अगर लोग अगर क्वारंटाइनिंग ना हो या आइसोलेशन ना हो या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अगर इफेक्टिव ना हो, तो ये डिजीज़ को रोकना मुश्किल हो सकता है। अभी देखिए इंदौर में भी यही हुआ कि वहाँ पे क्वारंटाइनिंग और टेस्टिंग मतलब उतना इफेक्टिव नहीं हुआ था, और ये इससे वो डिजीज़ क्लस्टर है जो है था वो इंदौर में वो बढ़ गया था। अभी देखिए लॉकडाउन तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन इतना कड़े करेंगे तो उससे इकोनॉमी भी में भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। तो अभी उसमें तो कुछ रिलैक्सेशन देगी सरकार। तो उससे क्या होगा, लोग तो एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे, ट्रैवल करेंगे, और उससे इन्फेक्शन फैलने का चांसेस भी काफ़ी आ जाता है। तो हालाँकि अभी इंडिया को ये एक्सपेक्ट करना होगा कि भारत को कि जो डिज़ीज़ है वो फ्रीक्वेंटली अभी
बीच-बीच में इसकी आउटब्रेक रहेगी और इसकी जो लॉकडाउन से जो ये डिज़ीज़ बिल्कुल निर्मूल हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी, उसकी आशा करना अभी गलत होगा। तो ये था एनालिसिस इस लॉकडाउन हेल्पिंग इंडिया इंडिया का। दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालिसिस करेंगे आज वो ये है, विल कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा हेल्प कोविड-19 पेशेंट्स। ये जो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, ये क्या कोविड-19 पेशेंट्स या कोरोना वायरस के रोगी को हेल्प कर सकती है या उनकी रोग से बचा सकती है कि नहीं? तो आइए एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक कि कोई वैक्सीन डेवलप नहीं होती है तो कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए दो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अभी चिकित्सकों के मद्देनज़र आ रहा है। ये है पहला जो ड्रग रेमडेसिविर, जो कि इबोला वायरस में कारगर हुआ था, और दूसरा है जो कन्वालेसेंट प्लाज्मा। तो कन्वालेसेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये एक टाइम टेस्टेड थेरेपी है। मतलब इसकी इफ़ेक्टिवनेस पहले भी दूसरी बीमारी में इसकी इफ़ेक्टिवनेस साबित हुई है। तो ये कोरोना वायरस में जो इफ़ेक्टिव होगा उसका एक अंदेशा है। और ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, इसमें जो ब्लड होती है, जो पेशेंट रिकवर कर गए हैं कोविड-19 से या कोई भी महामारी से, उसकी उनकी ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है, ये वायरस से फाइट करने हेतु जो बॉडी एंटीबॉडी डेवलप करती है, उसी एंटीबॉडीज़ को मतलब इन्फेक्टेड पेशेंट से लेके एक मतलब एक जो रिकवर्ड पेशेंट है उससे लेके एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में या बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे उसके बॉडी में भी एंटीबॉडी डेवलप हो। देखिए, जो रिसर्चर्स हैं वो ये आशा करते हैं जो ये कि कन्वालेसेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये जो सीवियरली जो कोविड-19 से आक्रांत लोग व्यक्ति है उनको दिया जा सकता है, जिससे कि उनकी बॉडी में ये वायरस से फाइट करने हेतु मतलब क्षमता पैदा हो। तो इस पद्धति में जो कोई भी डोनर से 800 मिलीलीटर ब्लड लिया जाता है और उसको जो लेने के बाद उसमें उस ब्लड को टेस्ट किया जाता है कि उसमें और कोई बीमारी की तो बीजाणु नहीं है, और अगर ये सेफ डिटेक्शन होता है टेस्टिंग के बाद, तो उसमें से जो प्लाज्मा है वो कलेक्ट किया जाता है, जो येलो कंपोनेंट है जिसमें एंटीबॉडीज रहती है ब्लड में, वो कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो बीमार है उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, जिससे कि जो रिकवर्ड पेशेंट है उसकी एंटीबॉडी बीमार व्यक्ति में चला जाए और उसमें भी जो ये बीमारी से फाइट करने हेतु क्षमता पैदा हो। और इससे पहले कि जो ब्लड दिया जाए, तो रिसर्चर्स है उनको ये अंदेशा करना होगा कि जो मिनिमम डोज ऑफ एंटीबॉडीज़ कितना ज़रूरत होगा एक व्यक्ति में, एक रोगी को, जिससे कि उसकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो मतलब चालू हो जाए, वो सशक्त हो जाए ये कोविड-19 इन्फेक्शन से फाइट करने हेतु। तो उसको भी डिटरमाइन करना होगा इससे पहले कि ये ब्लड अफेक्टेड जो रोगी है उसको दिया जाए। अभी दोस्तों ये सवाल हो सकता है कि ये जो प्लाज़्मा थेरेपी है, क्या हम लोग कितना दिन में या कितना दूर है इसके यूज़ करने से, और इसको यूज़ करने से कि कोई चैलेंजेस तो नहीं आएगा, कोई प्रतिरोध तो नहीं आएगा? देखिए, जो मायो क्लिनिक की डॉक्टर है, डॉक्टर प्रिया संपत कुमार, उनका कहना है कि जो ये कोरोना वायरस जो प्लाज़्मा थेरेपी है, कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए हमें इनफ ब्लड डोनर्स की ज़रूरत होगा। जो लोग मतलब रिकवर हो गए हैं ये वायरस से, और और उनकी ब्लड को टेस्ट करने के लिए भी हमें सुविधा उपलब्ध होना होगा, क्योंकि उसके ब्लड में दूसरी कोई बीमारी तो नहीं है, उसकी तो टेस्टिंग होना तो बहुत आवश्यक है। और जो लोग हैं वो मतलब स्वेच्छा से अपना ब्लड डोनेट करने के लिए आना पड़ेगा। तो ये कुछ मतलब कठिनाई या कुछ परिस्थिति है जो कि इस प्लाज्मा थेरेपी पे के सम्मुखीन या उसके विपरीत कुछ परिस्थिति होती है। तो इसके लिए तो डोनर्स चाहिएगा, और डोनर्स अगर ब्लड देते हैं स्वेच्छा से, तो उसकी टेस्टिंग के लिए भी बहुत उपलब्ध सुविधा होना पड़ेगा, और जो टेस्टिंग के बाद उसकी जो एंटीबॉडीज़ को ब्लड से सेपरेट करने के लिए भी एक सुविधा होना होगा। नहीं तो उससे तो अगर एंटीबॉडीज़ की सेपरेशन नहीं हुआ ब्लड से, तो वो तो रोगी को एडमिनिस्टर भी नहीं हो पाएगा, तो ये उतना कारगर नहीं होगा। तो उसके लिए टेस्टिंग और ब्लड डोनर की ज़रूरत है, और तभी संभव होगा जब लोग अपना स्वेच्छा से अपना ब्लड डोनेट करेंगे। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है, अभी ये भी टेस्टिंग करना होगा कि दूसरे ड्रग्स जो एंटीवायरल या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिया जाता है कोरोना वायरस में, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या आपकी जो जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिया जाएगा, तो वो
कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो नहीं डालेगा। तो ये भी हमें अभी जानना होगा हमें बिफ़ोर मतलब ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करने से पहले। तो ये कुछ हमें अड़चनें आ सकता है या इसकी जब तक हमारे रिसर्च में सटीक तथ्य नहीं आती है, तब तक हम ये यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें ये और एक दिक्कत आ सकती है कि जो ब्लड डोनर है उनकी जो ब्लड ग्रुप मैचिंग होना होगा। देखिए जैसे कि ओ पॉजिटिव जो लोग हैं वो तो सबसे ले सकते हैं क्योंकि वो तो यूनिवर्सल सभी से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। लेकिन जो रेयर ग्रुप है जैसे कि आपका ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव या जो रेयर ग्रुप है वो उनको तो ब्लड सबसे नहीं ले, वो सबसे ब्लड नहीं ले सकते और उसमें जो प्लाज्मा थेरेपी है उतना कारगर नहीं होगा क्योंकि उनकी मैचिंग ब्लड ग्रुप मिलना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए चाहिए कि लोग और भी स्वेच्छा से आए और अपना ब्लड डोनेट करे, तो तभी ये प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव हो सकता है। अभी दोस्तों ये प्लाज्मा थेरेपी के फीचर क्या है? अभी देखिए जो ट्रायल्स चल रही है प्लाज्मा थेरेपी की वो अभी कुछ हफ्ते में या महीनों में इसकी रिज़ल्ट आ जाएगी और इसकी जो ट्रायल चल रही है आईसीएमआर ने अप्रूव किया दिल्ली और केरला में इसकी थेरेपी की इस प्लाज्मा थेरेपी की रिसर्च चल रही है और तमिलनाडु में भी अप्लाई किया है कि उसको भी परमिशन मिले इस प्लाज्मा थेरेपी की ट्रायल के लिए। तो ट्रायल अगर अगर रिज़ल्ट सही आता है तो फिर अस्पतालों में इसकी यूज़ के लिए गवर्नमेंट परमिशन देगी। तो इससे पहले कि गवर्नमेंट ये ट्रायल सफल हो और गवर्नमेंट परमिशन दे, गवर्नमेंट को ये भी रेगुलेशन करना होगा कि जो लोग प्लाज्मा ब्लड डोनर्स जो अपना प्लाज्मा देंगे उनको उनकी मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कोई भी अस्पताल या कोई भी संस्थान उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना करे और जो रेयर ब्लड ग्रुप्स है जैसे कि ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव उनके लिए भी सुविधा होने के लिए मतलब सभी जो डोनर्स है उनको आगे आना होगा। जो लोग रेयर ब्लड ग्रुप से है उनको भी अपना प्लाज्मा डोनेट करना होगा और तभी ये इफेक्टिव हो सकता है। तो ये था एनालिसिस व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी एंड इट विल हेल्प कोविड-19 पेशेंट्स। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।